न्यूज़ 18 इंडिया। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी अजीम इत्तेहाद की हार के दो रुख की, यानी अजीम इत्तेहाद की खराब कारकर्दगी की वजूहात के रुख क्या हैं। चुनावी नतायज से ये बात भी बिल्कुल आया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एनडीए को कमजोर किया है, तो वहीं कांग्रेस भी अजीम इत्तेहाद के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। बीजेपी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया है, तो वहीं एमआईएम पर एक बार फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है। कांग्रेस की खराब कारकर्दगी ने अपने 2015 के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। अजीम इत्तेहाद के कई बड़े, खासकर कांग्रेस की रिवायती सीटों पर लीडरों का हार जाना कई सवालात को जन्म देता है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की ग्रैंड फ्रंट ने मजमूई तौर पर कोई खास मुजाहरा नहीं किया। अलबत्ता एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार एंट्री की है। हालांकि किशनगंज की सीट वो नहीं बचा पाए। वहीं यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि आरजेडी और कांग्रेस ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन का भी रुख किया था। कई सवालों के जवाब आज जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से जो कि हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दे। इम्तियाज जलील साहब जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको जीत की मुबारकबाद देना चाहेंगे। बिहार में जिस तरीके से आपने एंट्री की है, शानदार एंट्री ये मानी जा रही है। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, तारिक अनवर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल मैं यही करना चाहूंगी क्योंकि इतनी बड़ी रियासत बिहार में 70 सीटों के साथ आप इंतखाब लड़ने जाते हैं, लेकिन इतना खराब मुजाहरा कैसे हो गया? बड़ी पार्टी, कौमी पार्टी होने पर आप पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तो फौरन इस बात पर या किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और हम लोग खुद इस बात से फिक्रमंद भी हैं और हमने ताज्जुब भी इस बात का है कि इतना बुरा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी का क्यों हुआ है। क्योंकि पिछली बार आपने जैसा कहा कि 2015 में हम 41 सीट पर लड़े थे और 27 हमारे एमएलए जीते थे और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 40 सीट हमारी जरूर हम जीत कर आएंगे, हमारी कामयाबी होगी। लेकिन बहुत सारी वजूहात हो सकती है और अभी उस पर गहराई से हम लोग एक तरह से उसको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी पार्टी आने वाले दिनों में उसके उस वजूहात पर अपना आपस में हम लोग बैठकर उस पर फिक्र करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपस में हमारी पार्टी बैठेगी, हम फिक्र करेंगे। जब इतनी बड़ी हार किसी पार्टी को होती है तो उसे तो नींद नहीं आनी चाहिए, उन्हें तो बैठकर ये सोचना चाहिए, गहन मंथन हिंदी में कहते हैं, वो करना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया, ऐसा कैसे हो पाया। हाँ, तो अभी तो रिजल्ट आए हैं ना, रिजल्ट कल रात में लेट तक आए हैं और हम लोग आपस में बैठकर बातचीत भी हम लोगों ने आज की है। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जो आपने कहा कि मंथन करने की बात है, तो उसमें हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, उसको देखेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि फौरन इस पर कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इसके हम लोग को इसकी गहराई में जाने की जरूरत है जी। और जो हमारे उम्मीदवार चुनाव में थे उनसे बातचीत करेंगे, वहां जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लीडरशिप से बातचीत करेंगे। हम सबको देखेंगे, ये सब चीजों को देखेंगे क्यों आखिर ये जो हमारी शिकस्त हुई है वो उसकी क्या वजह है। ठीक है, तो वजूहात तलाश करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस का ये कहना है, तारिक अनवर साहब का ये कहना है। इम्तियाज जलील साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। एमआईएम ने तो शानदार एंट्री की है, लेकिन सिर्फ एमआईएम की हम बात नहीं करेंगे, आपके ग्रैंड अलायंस की अगर मैं बात करूं तो मजमूई तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छा मुजाहरा नहीं, लेकिन ये अलायंस कुछ मुजाहरा अच्छा जरूर करेगा, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि ग्रैंड अलायंस में आप थे, एमआईएम ने अच्छा किया, एमआईएम को मुबारकबाद दी जा रही है, लेकिन आपके इत्तेहाद में कुछ खातिर खा नतीजे इख्तियार नहीं कर पाए। आखिर वजह क्या रही? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारी जितनी तवक्कुआत थी कि बिहार के अंदर ये जो ग्रैंड अलायंस फॉर्म किया गया था उसके नतीजे इससे बेहतर आते, लेकिन हकीकत बात यह है कि किसी भी अलायंस को एक शेप देने के लिए, किसी भी अलायंस को
अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। और बहुत पहले अगर अलायंस अगर हो जाता है तो वर्कर्स के अंदर, लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है। ये एक महज ये समझ लीजिएगा कि इलेक्शन के बिल्कुल सर के ऊपर जब आ गया था तब ये अलायंस मटेरियलाइज हुआ। और तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन के दौरान जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जितने लेवल के ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के ताल्लुक से अगर अलायंस के लिए अगर हम कर रहे थे तो ये इतना टाइम मिला नहीं था सही मानो में। अगर थोड़ा वक्त पहले ही अगर ये अलायंस हो जाता तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर नतीजे आते। लेकिन ये है कि एक शुरुआत हुई है और हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव साइन ये है कि आज तक AIMIM पार्टी को हर राजनीतिक पार्टी एक अछूत की तरह देखती थी, ये अनटचेबल है, इनको हाथ मत लगाओ। तो कम से कम आज के दिन बिहार की वजह से ये हुआ है कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां भले ही मतलब बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां ना हो, छोटे दल भी मतलब साथ में आकर जुड़े और उनका यही कहना था कि मतलब एक ग्रैंड अलायंस बना के उनका भी मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना और हमारा भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी हमारा पहला दुश्मन के तौर के ऊपर हम देख रहे थे। लेकिन शुरुआत हुई है, मजलिस ने 5 सीटें जीती है, BSP हमारी बहन मायावती की तरफ से 1 सीट हम जीते हैं। तो कम से कम एक शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत ओवरनाइट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करके बैठे थे कि हम रातों रात मतलब सब चीज तब्दील कर डालेंगे। तो इंशाल्लाह एक अच्छी शुरुआत हुई है, आगे भी अच्छे कुछ। इम्तियाज जलील साहब, आपने अछूत का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि अछूत के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी को अछूत समझा जाता था। कई दिगर पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से कोशिश अलायंस की गई कि बात कर ली जाए, लेकिन कोई भी पार्टी इस पर तैयार नहीं हुई। तारिक अनवर साहब, आखिर अगर MIM, क्या लगता है आपको कि RJD और कांग्रेस और MIM साथ होती तो कुछ तस्वीरें अलग होती? क्या इसका मलाल तो नहीं है? देखिए, MIM को हम लोगों ने हल्के से लिया, ये बात सही है। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी और RJD ने भी जिस तरह से सीमांचल में काम करना चाहिए था या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन था उस पर ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हम इतना तो कबूल करते हैं कि यही वजह है। MIM की कोई आगे कोई बहुत उसका मुस्तकबिल है बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि ये सही है कि जहां भी MIM जाएगी उसका फायदा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, RSS को मिलता है। वो चाहते हैं कि MIM हर इलेक्शन में खड़ी हो, हर जगह वो खासतौर पर मुस्लिम इलाके में जाके वो अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग इस बात को देखेंगे। सीमांचल हमारा बहुत मजबूत बढ़ रहा है। बिल्कुल, 36 सालों से जो कांग्रेस के रुकनी असेंबली रहे हैं वो अपना रिवायती सीट हार जाते हैं। ये बड़ी तशवीश की बात होती है तारिक अनवर साहब कांग्रेस के लिए। यही जैसा हमने आपको शुरू में कहा कि हम लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और गहराई से देख रहे हैं, ताकि आने वाले जो 3.5 साल के बाद पार्लियामेंट आएगा, फिर उसके बाद विधानसभा आएगा, ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा, तो उसमें फिर से कांग्रेस अपनी जड़ वहां मजबूत कर सके, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। इम्तियाज जलील साहब, MIM पर ये सवाल उठना कभी बंद ही नहीं होता। अब बीजेपी की बी टीम है। अभी आपने तारिक अनवर साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि MIM लिहाजा RSS और बीजेपी को हर वक्त फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में होती है। आखिर ऐसे सवालात MIM के लिए क्यों होते हैं? आप बार बार इसको लेकर अपने बयानात भी देते हैं, आपकी पार्टी भी देती, लेकिन फिर भी आपकी जानिब सवाल और उंगलियां उठती हैं, आखिर क्यों? देखिए, अब हमारे को जवाब देने की जरूरत नहीं है इस तरह के बेबुनियाद बेफजूल सवालों के ऊपर, क्योंकि जनता ने हमें ये जवाब दे दिया है। दरअसल में सना जी, हकीकत ये है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को पिछले 70 सालों से एक जहनी गुलाम बना दिया गया था। इनको ये कहा गया था
कि तुम्हारा अगर कोई नेता रहेगा इस मुल्क के अंदर तो वो राहुल गांधी रहेगा, तुम्हारा नेता रहेगा तो तेजस्वी यादव रहेगा, लालू प्रसाद रहेगा, नीतीश कुमार रहेगा, मुलायम सिंह रहेगा, शरद पवार रहेगा, लेकिन तारिक अनवर तुम्हारा नेता नहीं बन सकता। तारिक अनवर को किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब असदुद्दीन अवैसी इस मैदान के अंदर उतरे और उन्होंने ये पूछा सवाल कि इतने 70 सालों के अंदर हम तो तुम्हारे साथ ही वफादारी करते थे, तुमने बदले में हमको क्या दिया? तो हमने सीमांचल की गरीबी और गुर्बत को हमने वहां पर दिया है कि 5 साल के बाद जाओ वहां पर, लोगों के बीच में वोट मांगो और सेक्युलरिज्म का ढिंडोरा पीट के कि नहीं हम तो सेक्युलर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के अंदर डर दिखाओ कि अगर तुम हमको वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। जबकि हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक सामने से वार करता है मुसलमानों को और पीछे से खंजर भोंकने का काम ये करते हैं। और मुसलमानों की ये जो हालत हुई है, मैं समझता हूं इस मुल्क के वो मुसलमान नेता जिन्होंने सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए कि मुझे एक सीट मिल जाएगी, मुझे राज्यसभा मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो भी एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने कौम को इतने पीछे रखा है। हम जब वहां पर गए और मुझे यकीन नहीं होता था कि ये सीमांचल वो इलाका है कि जहां पर इतनी गरीबी और इतनी गुर्बत, मतलब शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो बेशर्मी की तरह वहां पर जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। कम से कम ये सोचे है कि वहां की गरीबी और गुर्बत के लिए कौन जिम्मेदार है। हम तो वहां पर गए नहीं थे, 70 सालों से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। किसको आपने वहां की जनता वोट देती थी? आप ही को देती थी ना उसमें। लेकिन आज इतना अहंकार हो गया है और हकीकत ये है कि अब कांग्रेस की एक फितरत बन चुकी है कि हम जहां पर भी जीतेंगे, जो इत्तेफाक से इक्का दुक्का जो सीट जीतते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए गांधी परिवार का कितना करिश्मा है, गांधी परिवार की वजह से है तो अभी भी हमें जीत मिल रही है। और जहां पर ये हारते हैं और हारने का इनका सिलसिला लगा हुआ है तो सीधा असदुद्दीन अवैसी के ऊपर है तो पूरा ठिकरा फोड़ डालो कि हम हार रहे हैं तो असदुद्दीन अवैसी की वजह से हार रहे हैं करके। अरे खुद अपने गिरेबान के अंदर झांको, खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या वजह है कि मुसलमान जो तुम्हारे कौम सबसे बड़े ताकत अगर कांग्रेस की किसी की थी तो वो मुसलमानों की ताकत हुआ करती थी। कांग्रेस जीत कर आती थी तो मुसलमानों की वजह से। तारिक अनवर साहब ने इस बात को डिनाई कर देना, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान आज आपसे दूर हो रहा है? तो इसलिए क्योंकि आप उनसे ईमानदारी से आप उनके साथ वार्तालाप नहीं कर रहे, उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे, उनको बता नहीं रहे हैं कि सीमांचल के अंदर मैं तुमको हर 5 साल के बाद आऊंगा और कहूंगा कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल्स नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे वहां पे उद्योग नहीं करूंगा, इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट करूंगा, बेरोजगारी वहां पर रहने दूंगा, तुमको पिछड़ा रहने दूंगा ताकि मेरी दुकानें चलती रहे। लेकिन अब हमने कहा है कि अब हम ना झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, ना इस तरह के फिजूल बातों के ऊपर कोई अहमियत देंगे। जनता समझ चुकी है और जनता ने अच्छी तरीके से जवाब दे दी है। और इसके बावजूद भी अगर कोई कर रहा है इस तरह के, हम तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं सना जी कि हमारी जो जीत हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन है या तारिक अनवर साहब जैसे नेता है, इन लोगों ने हमारा इतना प्रचार किए कि एमआईएम आई है, इनकी वजह से है तो बीजेपी जीत जाएंगी, एमआईएम आई है, इनकी बी टीम है। तो हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि महफिल आपकी सस्ती थी लेकिन चर्चा हमारा करते थे आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, हमारी जीत के अंदर आप लोगों का इतना बड़ा जो योगदान रहा है। तारिक अनवर साहब सीधे तौर पर कांग्रेस को एमआईएम या आईना दिखा रही है कि महफिल सस्ती तो थी आपकी, लेकिन आप बात करते थे एमआईएम की, आपने बात कभी सोशल इश्यूज और साथ ही साथ बुनियादी इश्यूज, बुनियादी मुद्दे उस पर बात नहीं की। साथ ही साथ एक और इल्जाम लगाया इम्तियाज जलील साहब ने, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हितैषी, अकलियतों की हितैषी खुद को कांग्रेस कहती है, लेकिन कभी भी मुसलमानों के हवाले से इकदामात जिस तरह से करने चाहिए, फ्री हैंड उन्हें देना चाहिए, उनको सहूलियात मैसर करना चाहिए, इस जानिब कभी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लालच रही। ऐसा इल्जाम क्यों आप? इम्तियाज साहब का जो बोलना है, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी। अगर तारीख पढ़ी होती, कांग्रेस की तारीख पढ़ी होती तो शायद इस तरह की बातें वो नहीं करती। कांग्रेस की जितनी कुर्बानियां रही और कांग्रेस की वजह से ही आज वो बोल पा रहे हैं। ये जो मुल्क का आईन बनाया है यह कांग्रेस की ही लीडरशिप ने बनाया है सर, इसलिए तो अफसोस हो रहा है सभी को, और सभी को तजस्सुस भी हो रहा है और लोग कितनी बड़ी पार्टी, हालांकि बिहार में कहा जा रहा था कि बेस वोट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टी, कौमी पार्टी बीजेपी भी है, वो इंतखाब लड़ती है, वो तमाम सियासी पार्टियों को, अपनी अलाई पार्टी को पीछे छोड़ देती है। बताइएगा, आज की हकीकत बताइएगा,
आज मेरी आवाज आ रही है? हकीकत क्या बिल्कुल आ रही है आज, सर आप बोलिए। आप तारीख के अंदर क्या कर चुके हैं, मैं ये कह रहा था तारीख का हिस्सा होने वाले हैं। कांग्रेस की ही देन है कि आज ये मुल्क की जो आइन है वो कांग्रेस की देन है, और मुल्क के अंदर एक सेकुलर मुल्क बनाने में कांग्रेस का हाथ है, और जिसकी वजह से आज MIM हो या कोई भी हो वो अपनी बात कह सकते हैं और अवाम के बीच में जा सकते हैं अपनी बात। सर वही तो सवाल है तारिक साहब, सवाल वही है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतना लंबा सियासी सफर जिस पार्टी का रहा हो वो उसकी इतनी खराब हालत कैसे? खराब हालत कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी रही होगी, मुद्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक सेकंड इम्तियाज जलील साहब, जिस इलाके के नुमाइंदे 36 सालों से आपके रहे हों और वो अचानक से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा ही तो है अवाम का। अरे भाई सुनिएगा, खाली आप बोलिएगा, 30 साल से कांग्रेस से हुकूमत में नहीं है बिहार में। दूसरी बात यह है कि ये सीमांचल की ही बात नहीं है, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, पूरे बिहार में गरीबी है, बिहार में जो हिंदू रहते हैं वो भी गरीब हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो हम जब बात करते हैं, हम एक नेशनल पार्टी है तो हम सबकी बहबूदी की बात करते हैं, और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों को अलग से उनको हमेशा उनका ख्याल रखा गया है। आज यहाँ मदरसा बोर्ड अगर ये चल रहा है तो वो भी कांग्रेस की देन है। जो मदरसे के टीचर्स को जो तमाम सहूलियतें मिल रही हैं, जो स्टूडेंट्स को सहूलियतें मिल रही है, उसी तरह से उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हमने दिया, कांग्रेस ने दिया। और इस तरह से हमेशा जब भी कोई अक़लियत की बात, हम पर तो इसी बात का इल्जाम है जी। हम तो इसी का नुकसान उठा रहे हैं कि कांग्रेस है मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस है मुसलमानों को उनकी खुशनुदी की बात करती है, उनके अपीजमेंट की बात करती है, यही तो हम पर इल्जाम है। बीजेपी और क्या कर रही है, RSS और क्या कह रही है? अगर हम इस बात, एक तरफ हमारी ये बदनामी है और दूसरी तरफ MIM अगर ये कहती है कि हमने कुछ नहीं किया। आपने आंध्रा में क्या किया? आंध्रा में आपकी पार्टी है, 7 आपके MLA है, क्यों नहीं आप सब जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं? क्यों नहीं वहां अपनी पार्टी को आगे अकेले आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? वहां तो अपने लाइन से लड़ते हैं, वहां तो मुकामी पार्टी के साथ। तो फिर ये जो दोहरी नीति है, ये दोहरी सियासत, ये गलत है जी। दोहरी पॉलिसी तैयार नहीं की जानी चाहिए। MIM के हवाले से आप कह रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब आपका जवाब लाजमी। उसी सीमांचल में देखिए सना जी, बहुत अच्छा हम लोगों ने वहां कि ये 7 क्यों लड़ते हैं यहाँ पर, ये 5 क्यों लड़ते हैं, ये 2 क्यों लड़ते हैं। तो सुनिए, महाराष्ट्र के अंदर 2019 के अंदर आपकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, 25 सीटों के ऊपर लोकसभा का इलेक्शन, और जीतती कितने हैं पता है आपको? 1 सीट जीतती है 25 के ऊपर। हम 1 सीट लड़ते हैं, 1 जीतते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम 200-250 सीटें लड़ते हैं। जहां पर हमको ऐसा लगता है कि हम वहां पर जीतने के लिए, हम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि ना तो हमारे पास बेईमानी का पैसा है, ना हमारे पास हराम की दौलत है कि हम लोग जाके 200 सीट के 200 सीटों के ऊपर इलेक्शन करेंगे। हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए तारिक अनवर साहब कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ा नहीं, कल जो बाय इलेक्शन की रिजल्ट आए उत्तर प्रदेश में हमने इलेक्शन लड़ा नहीं है। ये बताइए, एक सेकंड सुन लेते हैं इम्तियाज जलील। 28 MLA कांग्रेस के नाम पर चुनकर आते हैं, पैसा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है कैसा वहां पे? हम तो सिर्फ 20 सीट लड़े हैं। आप ये बताइए दूसरे सीटों के ऊपर आप हारे क्यों हैं? अगर MIM के ऊपर ही अगर आपको ठिकरा फोड़ना था, अगर हम 200 सीटें लड़ते तो आप बिल्कुल बोलना चाहिए था कि हम 200 सीटें लड़े हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं MIM ने तो लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे गुरु जो है, और तारिक अनवर साहब बड़ी ताज्जुब ये हो रहा है कि बड़ी पैरवी कर रहे हैं आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो पार्टी जिसको आपने छोड़कर 19 साल शरद पवार साहब के साथ चले गए थे, 2 मरतबा उनके तरफ से राज्यसभा का आपने मजा ले लिए है। अब जब पता चला कि अब दोबारा राज्यसभा मिलेगा नहीं तो फिर कांग्रेस के पास चले गए। यही आप जैसे नेताओं की तकलीफ है साहब की, तो मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो आप जैसे लीडरों ने, जिन्होंने अपने जाती मफाद के लिए ये कौम को बहुत पीछे छोड़ने का काम किए है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, आपको बुरी लगेगी, मैं माजरत चाहता हूँ। तारिक अनवर साहब आप पर सीधा इल्जाम MIM का। ऐसा है कि हमने कहा ना कि फजूल की बातें करने में इन लोगों का जवाब नहीं। हाँ। और
अब हकीकत से बहुत दूर है ये लोग। जैसा मैंने कहा कि इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात जब हम करते हैं, मुसलमानों की इत्तेहाद की बात करते हैं, तो उसका सीधे सीधे फायदा जो हिंदू फिरका परस्त है उनको मिलता है और उसका फायदा वो उठाते हैं। ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं। और जैसा मैंने कहा कि ये पहले आंध्रा में और तेलंगाना में जरा वहां गरीबी मिटा दे, वहां के मुसलमानों की जो हालत है उसको सुधार दे, तब बिहार में आए तो अच्छा लगेगा। पहले वहां का हमको दिखाएं कि वहां उन्होंने क्या कर दिया है, वहां मुसलमानों को कौन सा उन्होंने कमाल करके दिखाया है। तो वहां तो कुछ नहीं है और सारी दुनिया में घूम रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं। और बिल्कुल ये बात चलने वाली नहीं है आने वाले दिनों में। इस तरह की जो हम लोग का मखनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं आरएसएस का, क्यों मुखालफत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यही कह रहे हैं ना कि वो भेदभाव से काम ले रहे हैं, एक नाइतफाकी पैदा करने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। काम ये भी कर रहे हैं कि समाज को अलग करना चाहते हैं, मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम से। अगर हम मेन स्ट्रीम से मुक्त अलग हो जाएंगे तो क्या हमारे तो क्या ये मेन स्ट्रीम से हटना हो गया सर? जीना कहीं नहीं पाए तो आप कर लीजिएगा। अगर अकलियतों की बात कोई पार्टी कर रही है तो क्या मेन स्ट्रीम से हटना हो गया? सना जी एक बात मैं कहता हूँ, एक तो तकलीफ इस बात की नहीं है कि अगर मायावती अपने दलित भाइयों के लिए बात कर रही है, अगर यादव अपने यादवों के लिए बात कर रहे थे, अगर शरद पवार साहब अपने समाज के लिए बात कर रहे थे, अगर सरदार जी अकाली के नाम के ऊपर सरदारियों की अगर तारीफ कर रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि मुसलमान वोट मतलब हमारी जागीर। मुसलमानों का काम तो यह है कि हम आएंगे 5 साल इनके पास और रबर स्टैंप की तरह तुमको हमको वोट डालते रहना है। इनको मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो किसी के नीचे ही रहने का है। हमेशा इनकी सियासत मतलब यह है कि रमजान के महीने के अंदर इनके नेता के सर के ऊपर ये नमाज की टोपी पहनाएंगे, एक खजूर खिलाते हुए उसकी फोटो खिंचाएंगे, उर्दू अखबारों में फोटो छपाएंगे और मुसलमान खुश कि देखिए साहब कितना सेक्युलर लीडर है, अपने इफ्तार के टाइम पे आया था, टोपी पहना। ये एक दिन टोपी पहनते हैं सना जी और 364 दिन ये मुसलमानों को टोपियां पहनाने का काम करते हैं। ये इस तरह की राजनीति इनकी रही है। तारिक अनवर साहब, कई इल्जामात आप पर लग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि कांग्रेस जिस तरह से 70 सीटों पर इंतखाब लड़ी और 19 सीटों पर सिमट कर ही रह गई। अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो 9.5 वोट शेयर आपका रहा और दिगर पार्टियों का ज्यादा वोट शेयर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सीटें कम आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप की हार यानी कांग्रेस की सिर्फ हार नहीं रही है, आप इत्तेहाद में थे तो आरजेडी प्लस की हार से मानी जा रही है। आरजेडी प्लस का एक खेमा ये कहने लगा है कि कांग्रेस को साथ लेना कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। भी है आरजेडी के जो ऑफिशियल है ऐसा कुछ नहीं है। एक दो अगर कोई कुछ कहता होगा तो हम आरजेडी के का वर्षन नहीं मानेंगे, तो आरजेडी का ख्याल नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि आने वाले जैसा हमने कहा कि ये कांग्रेस के साथ कई बार ऐसे हालात पैदा हुए राज्यों में 7 रियासतों में हमारी हार हो गई। उसके बाद हमने फिर 89 में हम हार गए। तो इस कई बार ऐसा मौके आए हैं और अभी 2014 में भी हम हारे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस मुल्क का एक मूवमेंट रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट रही है। इस मुल्क की आजादी की लड़ाई कांग्रेस। सर आपने ये जिक्र किया कि दरपर्दा हम हारते हुए जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खत्म होती हुई जा रही है और खत्म होने के कगार पर है। लेकिन फिर भी ये कोई पहला मौका नहीं है, आपने भी इसका जिक्र किया। तो फिर आखिर खराब कारकर्दगी को देखना पार्टी के लिए आखिर जरूरी क्यों नहीं होता? अगर लीडरशिप के हवाले से कुछ गलतियां खामियां तो उसको क्यों नहीं दूर किया जा सकता? सिर्फ लीडरशिप पर ही चुनाव नहीं लड़ा जाता सर, अगर ग्राउंड लेवल पर आपके बूथ वर्कर मजबूत नहीं है तो ये भी सबसे बड़ी खामी होती है पार्टी की। क्या यहाँ पर कमजोरी है? शुरू में ये बात कह दी कि हम पूरी चीजों पर नजर रख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, क्योंकि अभी फौरन रिजल्ट आया है। अभी इमीडिएटली हम ये कह दें कि किस वजह से हम हारे हैं, ये मुश्किल है। जब तक हम अपने उम्मीदवारों को बुलाकर वहां के
जो हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बुलाकर बात नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि क्या वजह रही। जी, तो तारिक अनवर साहब ये कह रहे हैं कि वजह टटोलने की कोशिश की जाएगी। इम्तियाज जलील साहब, आपसे आखिरी कमेंट ये चाहूंगी, क्योंकि आप बार बार कांग्रेस को ये कह रहे थे कि मुसलमानों का नुमाइंदा वो खुद को कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के नुमाइंदे अकलियतों के नुमाइंदे वो होते नहीं। तो क्या MIM मुसलमानों और अकलियतों का नुमाइंदा खुद को समझ रही है? बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। देखिए, आज तक हमको एक अछूत की तरह जिस तरह से ट्रीट किया गया था, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम MP चुनकर आता है तो उसको जिताने के अंदर से मुसलमानों का हाथ है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। औरंगाबाद शहर के कई सारे मेरे हिंदू भाई है, बहनें हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। तो हमारा यही कहना है कि आज हम कहीं पर भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है। और आज अगर मजलिस को मकबूलियत मिल रही है, लोग मजलिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो स्पेस था जो हमने कांग्रेस को 70 सालों से दे रखा था, उसमें इतना बड़ा वैक्यूम आ गया था कि इन्होंने जब मुसलमानों के साथ इंसाफ करना नहीं किया, नाइंसाफी करना शुरू किया, तब है तो लोगों को है तो मजलिस, यानी MIM खुद को अल्टरनेट मुसलमान समझती है, तो यकीनन हमको MIM के लिए जगह ही नहीं मिली होती। यानी अल्टरनेट आप समझते हैं खुद को? बिल्कुल यकीनन ये समझते हैं। और MIM का ये कहना है कि आवाम को अल्टरनेट फराहम किया है, तो वहीं तारिक अनवर साहब का ये कहना है कि खराब कारकर्दगी पर वजह तलाश करने की कोशिश की जाएगी, लीडरान के साथ बैठा जाएगा और किन वजूहात की बिना पर उन्हें भारी और बड़ी हार हुई है ये जानने की कोशिश की जाएगी। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया, इम्तियाज जलील साहब आपका, साथ ही साथ तारिक अनवर साहब आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।